नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल रिसर्च लैब में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया बैंकॉक में एक वायरस से निपटने के लिए गवर्नमेंट की मदद करने के लिए गई थी, जिस वजह से वह रिसर्च लैब में जाती है और वहां पर पड़ा हुआ डेटा चेक करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो भी डेटा है वह गलत डायरेक्शन में है, जिसे महसूस करके अनाया को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे रिसर्च करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। और वह जान चुकी थी कि यहाँ पर कई सारे दर्दी हैं जो इतने वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते, और अगर उसने अभी रिसर्च शुरू कर दिया तो और भी कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तभी वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर भी आ गए। दरअसल वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा था और लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ रही थी। पिछले 2 महीने से बैंकॉक के काफ़ी एरिया में लोग बीमार हो रहे थे। गवर्नमेंट ने भी सेफ्टी के लिए कई सारे सफाई अभियान और आइसोलेटेड अभियान शुरू किए थे। वह लोगों को अच्छी हेल्थ में रहने के लिए और चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सलाह सूचन देते थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह लोग यहाँ तक ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि असल में यह वायरस फैल किस चीज़ से रहा है। वही बैंकॉक के हेल्थ मिनिस्टर पत्नी प्रोमफेट अनाया को ग्रिट करते हुए बोले, डॉक्टर एना, हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। क्या आप हमें बता सकती है कि क्या इन पेशेंट का इलाज हो सकता है, और अगर हाँ तो हमें क्या करना होगा। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। वह सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर से बोली, इलाज तो हो सकता है, लेकिन पहले मुझे रिसर्च करना होगा। ये वायरस अलग है, इस वायरस को फैलने के लिए माध्यम भी अलग है। यह कोई आम हवा, पानी या फिर दूसरी किसी चीज से नहीं फैलता। तभी एक साइंटिस्ट जो खुद को कुछ महान ही समझती थी, वह घमंड भरी आवाज में बोली, डॉक्टर एना, ये हमें भी पता है, आप एक डॉक्टर हैं, आपको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर हमारा वक्त जाया मत कीजिए। वो लड़की तकरीबन 35 साल की होगी। वह खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझती थी। हालांकि वह इंटेलिजेंट थी, उसने कई सारी दवाइयों की खोज की थी, उसका रिसर्च हमेशा ही अच्छा होता था, वह कभी भी अपने रिसर्च में फेल नहीं हुई थी। यही वजह थी कि उसे यहाँ बुलाया गया था। लेकिन अनाया को यहाँ देखकर और इस तरह से उसे वहाँ पड़ा हुआ सारा डेटा का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलने पर वह नाराज हो रही थी। उसने भी कई बार दूसरे साइंटिस्टों से अपने डेटा दिखाने को कहा था, यहाँ तक कि उसने हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की थी। वह चाहती थी कि हेल्थ मिनिस्टर उसके रिसर्च को एडमायर करें और उसके हिसाब से लोगों को इंस्ट्रक्शन दे। उसने पूरा एक चार्ट बनाया था कि लोगों को किस तरह से इस वायरस से निपटना है जब तक दवाएं नहीं बनती तब तक। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने जो भी चार्ट बनाया था और जो भी तर्क रखे थे वह बेबुनियाद थे। उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई थी, ना ही कोई फायदा हुआ था। इसीलिए वह चिढ़ी हुई थी और अनाया को इतना प्रिविलेज मिलता हुआ देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी बात कुछ साइंटिस्टों को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि दूसरे जो साइंटिस्ट थे वह रिसर्च में काफ़ी माहिर थे। उनकी दुनिया उनके रिसर्च पर ही घूमती थी, और उनमें से 3 जाने माने साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो अनाया को पर्सनली जानते थे और उसके साथ कुछ बार रिसर्च भी कर चुके थे। जब भी दुनिया के किसी कोने में महामारी या फिर वायरस या फिर कोई ऐसी बीमारी फैलती थी जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता था, या फिर कोई दवा खोजने की बारी आती थी, तब हर जगह से रिसर्च टीम बुलाई जाती थी और उस टीम का हिस्सा अनाया भी होती थी। बस इतनी दूसरी आइडेंटिटी मेरी स्पोसा के नाम से। मेरी स्पोसा रूस और दूसरे अन्य देशों में क्वीन ऑफ द ड्रग के नाम से जानी जाती है, और वह कभी दुनिया के सामने नहीं आती, बस बड़े बड़े रिसर्च में ही भाग लेती है। और इन बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने अनाया को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उनकी पोस्ट इतनी बड़ी थी और वह कोई देशद्रोह जैसा गुनाह नहीं कर सकते थे, और अनाया जानती थी कि उनकी ओर से कोई खतरे की बात नहीं होती, कि आखिरकार उनके रिसर्च दुनिया की तरक्की में एक नया दरवाजा खोलने का काम करता था। उनकी भी सिक्योरिटी अनाया की तरह ही हमेशा ही टाइट होती है। वह अपने अपने देश के द्वारा हमेशा ही खजाने की तरह संभाल के रखे जाते थे। उनका एक ग्रुप भी था जिसमें दुनिया भर के हेड साइंटिस्ट को जोड़ा गया था। ये ग्रुप तभी एक्टिवेट होता था जब दुनिया में किसी कोने में भारी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचता था और वहां उनकी ज़रूरत होती थी। इसीलिए उन साइंटिस्टों ने पहले ही अनाया को पहचान लिया था। वह जवाब देना चाहते थे, लेकिन अनाया ने नामे सिर हिला दिया।
वह हेल्थ मिनिस्टर को देखकर गंभीर आवाज में बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे यहाँ पर एक लैब चाहिए और मेरे कुछ चुने हुए साइंटिस्ट चाहिए जो रिसर्च में मेरी मदद कर सके। ये सुनकर हेल्थ मिनिस्टर तुरंत ही मान गए। वह जानते थे कि डॉक्टर एना बिना किसी वजह के कोई भी डिमांड नहीं करती थी, और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि बैंकॉक प्राइम मिनिस्टर से भी उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले थे कि उसे हर हालत में डॉक्टर एना के ऑर्डर फॉलो करने हैं। उसके बाद वह वहां खड़े 3 साइंटिस्ट की ओर देखकर फ्लुएंट इंग्लिश लयबद्ध अंग्रेजी में बोली, क्या आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुनकर दूसरी साइंटिस्ट, जो पहले ही अनाया की बात से चिढ़ी हुई थी, वह गुस्से में इंग्लिश में बोली, बस बहुत हुआ। हम लोग यहाँ पर मजाक करने नहीं आए हैं। तुम तो इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे हम लोग तुम्हारे सर्वेंट हो और तुम हमें ऑर्डर दे रही हो, और तुम्हारा हक क्या बनता है कि तुम इतने बड़े रिसर्चर को अपने साथ टीम ज्वाइन करने को कहो? तुम्हें कुछ पता भी है रिसर्च के बारे में? लोगों का इलाज करना और किसी चीज को डेवलप करना दोनों अलग चीज है। तुम्हें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। मानती हूँ अंडस्को कि तुम लीजेंडरी डॉक्टर एना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। वही यह सुनकर अब अनाया को भी गुस्सा आने लगा था। वह अपनी 2 उंगलियों से अपने सर को सहलाने लगी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी हल्की सी लाल होने लगी थी। हालांकि उसने अभी भी मास्क पहना था और अपना डॉक्टर एना का कोट पहना था, ऊपर से हैवी ओवरकोट भी पहना था, लेकिन फिर भी आसपास का टेम्परेचर गिरने लगा था। अनाया को गुस्से में आता देख हेल्थ मिनिस्टर नाराज आवाज में उस साइंटिस्ट से बोले, बस बहुत हुआ। वह यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, तुम उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह डॉक्टर एना से माफी मांगती है, लेकिन ये सुनकर तो वह साइंटिस्ट और नाराज हो गई। वह हेल्थ मिनिस्टर की ओर देखकर नाराज आवाज में बोली, मिनिस्टर सर, हम भी यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ही आए हैं। आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और मिस एना को आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब हेल्थ मिनिस्टर को भी गुस्सा आ रहा था। वह कड़क आवाज में बोला, अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो रिसर्च में कुछ करके दिखाए। आप पिछले 2 महीने के आसपास से रिसर्च कर रहे हैं और अब तक आप ये तक नहीं पता लगा पाए कि यह वायरस फैल किस चीज से रहा है, और अपना कंपैरिजन डॉक्टर एना से कर रहे हो। कम से कम उसने एक्यूपंक्चर की मदद से मरते हुए कई सारे लोगों को कुछ दिन की और जिंदगी दे दी है। वही यह सुनकर उस साइंटिस्ट को और गुस्सा आया। वह नाराज आवाज में बोली, तो यह उसका काम है, वह डॉक्टर है। अगर उसने कुछ लोगों को बचा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम रिसर्च कर रहे हो, हमें रिसर्च करने में वक्त लगता है। आप हमें नीची नजरों से नहीं देख सकते। हेल्थ मिनिस्टर खुद को उस बेवकूफ साइंटिस्ट से बहस नहीं करना चाहती थी। वह नाराज और कठोर आवाज में बोला, तो तुम क्या चाहती हो? वह बता दो। तो वह अनाया को देखकर घमंड मेरी आवाज में बोली, यह अपनी एक टीम बना रही है। मुझे भी अपनी टीम चाहिए और रिसर्च करना है। हम देखते हैं कौन पहले रिसर्च करेगा। अगर डॉक्टर एना कोई भी हल नहीं निकाल पाए और इस वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए तो उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, और आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी गलती है कि आपने हमें नीची नजरों से देखा। वही यह सुनकर तो वहां खड़े बाकी लोगों को अब सच में गुस्सा आ रहा था। कोई इतना भी कॉमेडी कैसे हो सकता है? लेकिन हेल्थ मिनिस्टर गहरी सांस लेकर बोला, ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी यह कोई मामूली डॉक्टर नहीं है और उन्हें झुका सके इतनी पावर तुम्हारे पास नहीं है। तभी अनाया के पास खड़ा हुआ एक साइंटिस्ट, जो अनाया की असली पहचान जानता था, वह कड़क आवाज में बोला, ठीक है, तुम्हें अपने रिसर्च पर इतना ही यकीन है तो हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुमने कुछ भी रिसर्च हमारी टीम से पहले करके दिखाया तो हम तीनों पर्सनल तुमसे माफी मांगेंगे। इसमें डॉक्टर एना को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वह साइंटिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो घमंड भरी नजरों से अनाया को देखकर बोली, क्या हुआ डॉक्टर एना, आप इतनी जल्दी हार मान रही है? मुझे लगता है आपका साथ देने की वजह से इन लोगों को भी बेइज्जती होगी। वैसे वो ज्ञान डॉक्टर उन 3 साइंटिस्ट की पहचान भी नहीं जानती थी, वरना उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। अब तो अनाया को भी गुस्सा आने लगा था। इतने लोगों की जान दांव पर लगी थी और इस बेवकूफ साइंटिस्ट को अभी भी बहस करने का वक्त था। वो ठान चुकी थी कि इसे अच्छा सबक सिखाएंगे, इसीलिए वह कड़क आवाज में बोली, ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम्हें सबके सामने घुटने पर आकर इन तीनों साइंटिस्टों से माफी मांगनी होगी।
यहाँ तक कि तुम्हें हेल्थ मिनिस्टर से भी रिटर्न में माफ़ी लिखनी होगी। यह बातें साइंटिस्ट को पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी, क्योंकि उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि वही जीतेगी। आखिरकार वह 2 महीना से रिसर्च कर रही थी और अनाया अभी अभी वहां आई थी। डॉक्टर एना हेल्थ मिनिस्टर की ओर देखकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक मैं इस वायरस को एनालाइज कर लेंगी। अगर हम एंटीडोट नहीं बना पाए तो कम से कम हम यह जरूर पता कर लेंगे कि यह वायरस असल में फेल किस चीज से रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह तीनों साइंटिस्ट की ओर देखकर बोली, चलिए अब मुझे लैब दिखाए और आप मेरे साथ ही रहेंगे। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़े थे, तभी वह बदतमीज साइंटिस्ट जिसे अनाया की पहले बेइज्जती की थी, वह बोली, रुको, इस तरह से कहाँ जा रही है डॉक्टर एना? पहले वह रिसर्च तो हमें देते जाओ जो आपने अपने हाथ में पकड़ी है। ये हमारे 2 महीना की मेहनत है। अनाया उन सभी कागजों को एक साइंटिस्ट की ओर बढ़ाते हुए बोली, यह उसे दे दो। उसके बाद वह आगे चली गई, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। पीछे वह घमंडी साइंटिस्ट अपने पास खड़े कुछ और साइंटिस्टों की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरे साथ चलिए, हम उसे दिखा देंगे कि रिसर्च करना क्या होता है। वह यहाँ पर घमंडी नहीं बन सकती है। वहीं उन साइंटिस्टों का दिल तो नहीं कर रहा था उसकी बात मानने का, लेकिन वह ज्यादा बहस नहीं करती है। उन्हें तो बस रिसर्च के परिणाम से मतलब था। कुछ लोग तो डॉक्टर एना के पीछे भी जाना चाहते थे, लेकिन अनाया ने उसे नहीं इनवाइट किया, इसलिए वह लोग भी घमंड में उस घमंडी साइंटिस्ट के पीछे चले गए। दूसरी ओर अनाया एक लैब में तीनों साइंटिस्ट के साथ चली गई। अंदर पहुंचते ही उन तीनों ने एक साथ अनाया को ग्रेट किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस मेरी। हमें नहीं पता था कि आप ही लीजेंडरी डॉक्टर एना है। रिसर्च और ड्रग डेवलप करने में तो दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हमें सच में ये जानकर खुशी हुई कि मेडिसिन में भी आप उतनी ही बड़ी हस्ती है। वहीं उन तीनों साइंटिस्टों की बात सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह पहले ही समझ गई थी, ये तीनों उसे पहचान चुके हैं। वह हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अब बातें बाद में करेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है और अस्पताल में पेशेंट हर वक्त आती रहेगी। हम हर किसी को एक्यूपंक्चर देकर होल्ड नहीं करवा सकते। हमें जल्द से जल्द रिसर्च पूरी करनी होगी। ये सुनकर एक साइंटिस्ट बोला, लेकिन हमने हर तरह से चेक कर लिया, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि यह वायरस फैल किस चीज से रहा है, और इस वायरस का कंपोजिशन भी काफी यूनिक है। माफ कीजिएगा मिस मेरी, ये हमारी नाकामयाबी है। 2 महीने होने को है, हम रिसर्च कर रहे हैं, कई लोग मारे भी गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि हमने तो हमारे संगठन के ग्रुप में भी इस वायरस का डेटा डाला था ताकि कोई सॉल्यूशन मिले, लेकिन किसी ने भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया। हर किसी के दिए हुई सॉल्यूशन इस वायरस पर इफेक्ट नहीं करता। और ना ही गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। क्या अनाया कामयाब होगी रिसर्च में, और क्या होगा अनाया की इस पहचान के बाहर आने से कोई नई मुसीबत। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।